हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो है 5 मार्क्स जो हैं, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, अगर रिजल्ट पहले आता है ग्रुप डी का उसके अंदर, और फिर आप ज्वाइन करते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर उसको रिज़ाइन करके, तो क्या आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस के अंदर 20 नंबर हैं, उसमें से आपको मैक्सिमम कितने नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आपका कि आईआरबी के अंदर हाइट अलग है क्या, वो भी। और इसके अलावा जो है कि इस दौरान अगर कोई, जिस टाइम आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस दौरान आपके फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं था जो गवर्नमेंट जॉब में हो, और हो सकता है किसी ने शायद कंडक्टर में रिजल्ट आया हो, कोई और टीचिंग में रिजल्ट आया हो, कोई और रिजल्ट आया हो, उसके अंदर उसने ज्वाइन कर लिया हो, तो बात कौन सी मानी जाएगी, या फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम वाली, या जो बाद में जो हुआ है वो। तो दोस्तों, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको रेगुलरली जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एचएसएससी से रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, आपको विद प्रूफ दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सामने केवल व्यूज़ के लिए हम कोई वीडियोज़ बनाते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन जो चीज़ होती है वो आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, तो पहले तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट का जो गैजेट नोटिफिकेशन था ग्रुप डी के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सर्विस रूल्स होते हैं, तो इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कॉमन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है इस ग्रुप डी भर्ती में सेट की थी, जो 10th क्लास की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, मतलब कि एक ही तर्ज के ऊपर उन सभी की जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह होगी। इसके बाद जो डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे, आपको जैसे किसी भी अलग डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो बात पहले बताना चाहूँगा कि जो आपके जो 5 जो मार्क्स हैं, जो 5 मार्क्स हैं, अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेते हैं, उस दौरान आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है हरियाणा पुलिस या आईआरबी या किसी और जगह पर, तो आप ग्रुप डी को रिज़ाइन करके उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, डी से आप रिज़ाइन करके एचपी में जाना चाहते हैं, किसी और में जाना चाहते हैं, तो क्या आपको जो 5 मार्क्स हैं, सोशल इकोनॉमिक्स जो मार्क्स हैं, वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको मिलेंगे, वो ज़रूर ही आपको मिलेंगे। अगर केवल एप्लीकेंट की बात हो रही है, मान लीजिए आप ही हैं जो आपके परिवार में ग्रुप डी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं और आप ही का सिलेक्शन जो है हरियाणा पुलिस में हो जाता है, ऐसा नहीं चलेगा कि आपके भाई का भी हो गया और आपका भी हो गया तो आपको वो, अगर आप रिज़ाइन करके दूसरी में जाते हैं तो आपको वो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ही हैं अप्लीकेंट, आवेदक जो खुद है वही डी ग्रुप को रिज़ाइन करके और हरियाणा पुलिस में जाना चाहता है, तो उसको वो 5 नंबर दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे वो बात मैं आपको दिखा देता हूँ विद प्रूफ। मैं आपको ऐसे नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बोल रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। जो पहला पॉइंट है, 90 नंबर का आपका पेपर था, आप सभी को पता है 90 मार्क्स का आपका एग्जाम हो चुका है। अब आपको 10 नंबर मिलने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इफ नो पर्सन अमंग द अप्लीकेंट्स फादर। इसका मतलब क्या है, यदि आवेदक के परिवार में उसके पिता माता, स्पाउस का मतलब पत्नी या पति, और ब्रदर सिस्टर, ये सिस्टर वाला वर्ड बाद में हटा दिया था गवर्नमेंट ने, सन्स डॉटर इज वाज और हैज़ बीन रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट। मतलब कि ये बोल रहा है कि आवेदक का, ये कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा कि आवेदक खुद, यहाँ पर खुद का, आवेदक का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, केवल उसके परिवार की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली मेंशन इन्होंने किया हुआ है कि आवेदक के पिता माता, पत्नी या पति, भाई, बेटा या बेटी, ये बात यहाँ पर जिक्र है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, अगर उसको ये लिखना होता है कि आवेदक खुद, तो वो इस स्टेटमेंट को कैसे लिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इफ नो पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के बाद कोमा लगा के उसको लिखना था एप्लीकेंट्स। मतलब कि इसका मतलब ये हो जाता कि उसके परिवार में आवेदक खुद, सेल्फ एप्लीकेंट, और उसके बाद एप्लीकेंट्स फादर मदर स्पाउस, और ये बात उसको लिखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ही यहाँ पर मेंशन है, और ना ही आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं
जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, और ना ही जो आपका हरियाणा पुलिस का एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो 10% जो वेटेज है, जो 10 नंबर आपको मिलने हैं जो सोशल इकोनॉमिक्स के, उसमें भी आप देख सकते हैं इफ नो पर्सन अमंग द अप्लीकेंट्स, मतलब कि यहाँ पर भी आपको जो अप्लीकेंट है उसके आवेदक का खुद का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कि आवेदक खुद भी नहीं होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का मोटो क्या है इस पॉलिसी को लेकर, उद्देश्य क्या है इस पॉलिसी को लाने का? उद्देश्य केवल ये है कि एक परिवार में एक ही नौकरी हो। तो अगर आप खुद रिजाइन ही कर देंगे तो आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं रहेगी। कोई भी मतलब कि आपके परिवार में ऐसा नहीं है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपको जो है 5 नंबर जरूर दिए जाएंगे। तो ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये कंडीशन केवल एक आदमी के लिए है, ऐसा नहीं है कोई 2 भाई हैं उनमें से एक लग जाता, दोनों का सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाता है और दोनों रिजाइन करके हरियाणा पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या होगा? मान लीजिए ये 1 नंबर जो है आवेदक है ये रिजाइन करके जाना चाहता है, तो जो 2 नंबर आवेदक है उसने इस चीज़ का फायदा मतलब कि उसके परिवार से उठा लिया है। आवेदक का ये भाई है जिसने 5 नंबर वो लिए हैं, तो उस टाइम उसको ये फायदा नहीं मिलेगा। केवल एक ही जो है अप्लीकेंट है उसी का सिलेक्शन ग्रुप डी में होता है और उसी का जो सिलेक्शन है फिर हरियाणा पुलिस के अंदर होता है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको ज़रूर जो है 5 नंबर ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद एक ये क्वेश्चन था, कई जो साथी हैं उनका कहीं पर उन्होंने अफवाह सुनी है, मुझे नहीं पता क्या आपको लोग बताते हैं अपने फ़ायदे के लिए बताते हैं, उनको अधूरी जानकारी होती है, या वो बताते हैं आपको कि वो बोलते हैं कि जो हरियाणा पुलिस के अंदर 80 नंबर का तो पेपर हो चुका है, बाकी 20 में से आपको 10 ही मिल सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है ये बात। मैं आपको बता दूं, आपको 20 के 20 पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन के 10% मार्क्स हैं, मतलब कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें शामिल है जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जो 4 नंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, 3 नंबर आपको मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए। मान लीजिए बीए किसी ने की है, आर्ट्स से ग्रेजुएशन की है और उसने एमए की है, तो उसके 7 नंबर हो जाते हैं। और उसके पास एनसीसी ए की सर्टिफिकेट है तो उसके 8 नंबर हो जाएंगे। अगर उसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो उसके 9 नंबर हो जाएंगे, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसके टोटल ये जो 10 नंबर हैं ये 2 अलग अलग हिस्सों में बांटे हुए हैं, अलग अलग हैं। एक तो 10 नंबर हैं क्वालिफिकेशन के और 10 नंबर हैं आपके जो आपको ग्रुप डी में मिलने हैं, सेम वही नंबर सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है उसके नंबर। इन दोनों को मिलाकर ये नंबर हो जाते हैं आपके 20। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं आपको कोई गुमराह करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। ए नंबर जो पॉइंट है, all candidates who have qualified the physical measurement test shall be called for the scrutiny of documents. All other candidates shall stand eliminated from further process of selection. हाँ, ये बात भी कई साथियों ने मुझसे पूछी थी कि सर जो है क्या जितने भी कैंडिडेट होंगे 7 गुना उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा? तो मैं बता दूं, हाँ जी बिल्कुल, उनके सभी को, जितने भी बंदों ने जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो रेस क्लियर करेंगे, वो जितने भी बंदे हैं 35,000 हैं, 7,000 के गुना जो 5,000 वैकेंसीज उनके, तो जो 35,000 ने, अगर 35,000 में से 30,000 ने फिजिकल क्लियर कर दिया तो उन्हीं का मेजरमेंट होगा। और 30,000 के 30,000 अगर फिर से मेजरमेंट में भी कामयाब हो जाते हैं तो उन सभी को जो है ये जो नंबर है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जोड़े जाएंगे। तो ये आपने देख लिए होंगे ऊपर तक, यहाँ तक 10 नंबर का जो क्राइटेरिया था बीए, एमए, एनसीसी वगैरह के, जो मतलब कि ग्रेजुएशन हम जिसको बोले, और एनसीसी के नंबर। इसके बाद 10 नंबर और आपके आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% वेटेज। यहाँ पर वो बात आपकी लागू होती है कि ये जो 10 नंबर हैं इनमें आपको 10 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। मतलब बात वही है, कॉमन सी बात। अगर आपको
पेपर 100 नंबर का है तो 100 नंबर से ऊपर तो आप जा नहीं सकते, 100 नंबर ही ले सकते हैं मैक्सिमम। वो बात ये यहाँ पर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर आप देखते हैं 5 नंबर तो उसको मिलेंगे जिसके परिवार में नौकरी नहीं है, उसके बाद कोई ओवरफेन है, विधवा है, उसको मिलेंगे 5 नंबर, और जो 5 नंबर जो है वो उसको मिलेंगे जो कि विमुक्त जाति और टापरीवास जाति इनसे संबंधित है। तो ये कुल मिलाकर 15 हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो मैक्सिमम जो नंबर हैं सोशल क्राइटेरिया के वो 10 ही नंबर है। तो यहाँ पर वो बात आपकी लागू होती है। ये बात इसने यहाँ पर लिखी भी हुई है कि मतलब जो 1 नंबर से 4 नंबर जो पॉइंट है, जो ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो 4 पॉइंट 1 2 ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये फोर्थ जो है एक्सपीरियंस के नंबर है 0.5 मार्क्स फॉर 1 ईयर। मतलब ये किसी ने 4 साल अगर एक्सपीरियंस है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से जो ये 10 नंबर से ऊपर चले जाते हैं, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके परिवार में नौकरी भी नहीं है और वो अनाथ है, वो विमुक्त जनजाति से भी है और उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो उसके ये इतने नंबर हो जाते हैं 16। लेकिन उसको 16 नहीं मिलेंगे क्योंकि मैक्सिमम 10 मिल सकते हैं। तो ये बात केवल इन 4 बातों के लिए है, ना कि एजुकेशन वालों को मिला के। तो इसमें आपको 10 में से जो है 20 में से टोटल 20 भी मिल सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको 10 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 10 से ज़्यादा वाली कंडीशन केवल इन 4 पॉइंट के लिए है। जो सोशल वाले पॉइंट हैं उनके लिए ये बात है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका ये था कि सर जो फॉर्म अप्लाई किया उस टाइम कोई भी हमारे परिवार में नौकरी पर नहीं था, उसके बाद मेरा भाई सिलेक्ट हो चुका है कंडक्टर में या पीजीटी में किसी और टीचिंग वैकेंसी में, तो मेरे को 5 नंबर मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जहाँ तक मुझे पता है। क्यों पता है वो मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ। ये ऐसा फॉर्म आपने जो है फॉर्म अप्लाई किया उस टाइम आपने भरा होगा अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग आपसे ली जाती है। आपका नाम यहाँ पर लिखा होता है, सन ऑफ, क्या आपकी उम्र है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, कौन सा आपका ज़िला है, कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये इसकी कैटेगरी है, ये इसका एडवर्टाइजर नंबर है, ये इसकी डेट है, ये मेरा आधार नंबर है। ये सारी बातें आप लिखने के बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है कि मेरे परिवार में ना तो मेरे पिता, ना मेरी माता, ना मेरी पत्नी, भाई और ना मेरा बेटा बेटी, इनमें से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। फोर्थ पॉइंट, देयर इज नो पर्सन एज मेंशन हैड बीन इन एम्प्लॉयमेंट आई मे बी अलॉटेड मार्क्स अंडर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। कि जो ऊपर जो लिखे गए जो पारिवारिक जो सदस्य हैं उनमें से कोई भी सरकारी नौकरी में ना रहा है, तो इसलिए मुझे 5 नंबर दिए जाएं। 5 नंबर पे ये लिखता है कि दैट आई फुली अंडरस्टैंड द मार्क्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय मी। ये बोल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही, कि जो है केवल मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के ऊपर मुझे ये नंबर दिए जा रहे हैं। अगर मैं कहीं पर भी गलत पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ क्रिमिनल एक्शन जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाता है। जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपने देख लिया होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है द डिपोनेंट, मतलब कि जो घोषणा करने वाला है, शैल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द competent authority if in the meantime any other eligible person in my family obtains the benefits thereof in recruitment। मतलब यदि इन द मीन टाइम, इस दौरान कोई और योग्य सदस्य इन 5 नंबर का फायदा अगर उठा लेता है तो मैं ये 5 नंबर का फायदा नहीं उठाऊंगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। और यहाँ पर आपने ऐसे अपने साइन किए होंगे। तो दोस्तों, और ये ही अंडरटेकिंग जो है मैंने जो लैब अटेंडेंट के अंदर जिनकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुई थी उनसे ये बात पूछी भी है कि सर उन्होंने एट द टाइम, जिस टाइम जो है हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी उस डेट को हमसे बोला था कि आज आपके परिवार में कोई सदस्य नौकरी पर है या नहीं है, ये बात आप इसके अंदर भरिए। तो दोस्तों, ये बात, इसका एक और भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आ जाऊंगा। जिस दिन मेरे पास जवाब आ जाएगा, जल्द ही एक फाइल करने वाला हूं मैं आरटीआई इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। जिस दिन मुझे इनके जवाब मिल जाएंगे आपके लिए ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगा, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ आपको देनी थी कि जो हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर ने हमें तक पहुंचाई है, वो ये दोस्तों, आप
आपसे बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी चंडीगढ़ जो पुलिस है उसकी आंसर की आई थी कल, उसके अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, कोई क्वेश्चन में आपको एरर लगता है जिससे किसी साथी की मदद हो, उसके जो वेटिंग में है या जिसका 1 नंबर से उसका सिलेक्शन हो सकता है, उसको कुछ मदद मिल सके, तो इसलिए आप जिसने भी जो 383 पेज की वो आंसर की है चंडीगढ़ पुलिस की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंबाइंड उसके अंदर जितने भी अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे सभी एक ही PDF के अंदर दिए हुए हैं। उसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन गलत मिल सकता है तो वो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में पेज नंबर बता सकते हैं कि सर इस पेज नंबर पर ये क्वेश्चन है। पेज नंबर भी बता देंगे तो भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन का थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, उसके कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात थी, दिल्ली पुलिस के जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं, अगर कोई है इस वीडियो को देख रहा है तो अपना जो है नंबर कमेंट करे। किसी हमारे व्यूअर ने ये बात हमसे बोली है कि सर आप ऐसा कर दीजिए, तो इसलिए ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जो भी कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम हो वो कमेंट कर सकता है। इसके अलावा जो कल हमने IRB के आंसर की डाली थी उसके अंदर 4th जो क्वेश्चन था उसका आंसर गलती से हमने आपको B बता दिया था, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम वाला डायग्राम उसके अंदर देख लिया था। जस्ट उसके नीचे रोम्बस का डायग्राम था जो यूज होता है फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए, तो इसको आप करेक्ट कर लें अपने। बाकी जो है क्वेश्चन आप बोल रहे थे 79 का सर D होगा, 39 बिल्कुल गलत है। 39 NCERT के अंदर एज इट इज क्वेश्चन है और उसका आंसर जो C ऑप्शन है जो हमने आपको आंसर की में बताया था वही उसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मुझे कोई ऑब्जेक्शन उस आंसर की पर लग नहीं रहा था। फिर भी आपको कोई अभी भी क्वेश्चन लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हाँ, एक और क्वेश्चन जो आपका बचता है हाइट वाला, IRB में हाइट सेम है या अलग है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी पोस्ट दी हुई है 5,000 पोस्ट मेल कांस्टेबल की, 1147 जो है फीमेल, 500 जो है IRB के लिए। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो फिजिकल मेजरमेंट्स है वो ये है 10+2 हिंदी संस्कृत अप टू, और तीसरा जो पॉइंट है हाइट वगैरह सभी के लिए, इन तीनों के लिए ही सेम है। तीनों क्या जो है मैं आपको बताऊं, मेल जो SI और जो फीमेल SI है उनके लिए भी यही हाइट के स्टैंडर्ड्स हैं। 170 मेल के लिए और 168 जो रिजर्व कैटेगरी हैं OBC में जो आती हैं और SC में, और जो फीमेल है उनके लिए 158 और 156। तो ये क्वेश्चंस आपके जो हैं डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे जितने भी। इसके अलावा कोई और आपका कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है कमेंट कर सकते हैं आप। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।